कहानी के स्टार्टिंग में एक ब्लू फ्लेम को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे बुझ जाती है। उसके बाद एक ग्रेव के अंदर एक मोटे से लड़के को दिखाया जाता है। यही दरअसल हमारी इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट। इसका नाम शेन है। शेन को आंख खोलते हुए देख के एक पर्सन बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन और एक पर्सन उसे देख के बहुत ज्यादा खुश था। और तभी शेन को उसके पास लाइफ के मेमोरी आने लगता है। शेन उसके दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था। शेन के पावर को अब इस बात से नाप सकते हो, उसके दुनिया का 100 इस रंग का प्लेयर भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। शेन इतना ज्यादा स्ट्रांग होने का बस एक ही कारण था, उसके पास नेक्रोमेंसर स्किल था। लेकिन उसके गिल्ड मेंबर, उसके टीममेट उसके साथ बिट्रे कर दिया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन उसके घर पे बैठे बैठे सोच रहा था उसका ये जो बॉडी है कितना ज्यादा बेकार बॉडी है, उसके पास्ट बॉडी कितना ज्यादा हैंडसम था। इस बॉडी के ओनर ने बस खाना, लड़कीबाजी और दारू के ऊपर ही अपने पूरे के पूरे जिंदगी को बिता दिया था। वो इस बात को भी रियलाइज करता है, वो सोने के बाद उससे ठीक से बैठा नहीं जाता है। लेकिन इतना सब के बाद भी वो एक बात से बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अभी के लिए जिस बॉडी के अंदर है, ये बॉडी एंशियंट जापान के सबसे बड़े कुछ क्लैन के अंदर एक क्लैन के सबसे बड़े बेटे का बॉडी है। और तभी उसे याद आता है कैसे वो इस दुनिया के अंदर आया था। असल में उसके दोस्त और उसके टीममेट ने उसके साथ बिट्रे कर दिया था, बस एक कारण के लिए। उसके पास एक बहुत ही रेयर पत्थर था जो वो लोग उससे लेना चाहता था, लेकिन ये पत्थर वो उन लोगों को देने के जगह पे उसे खा लिया था। उसके बाद जब उसका आंख खोला वो इस बॉडी के अंदर आ चुका था। और तभी यहाँ पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है। उसका स्टेटस विंडो उसके सामने खुल जाता है, लेकिन उसका बॉडी का कंडीशन इतना ज्यादा खराब थी कि उसका लेवल 1 में लाया जाता है। उसके साथ साथ उसके हर एक स्किल को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन जब उसे याद आता है अभी के लिए उसके पास लाइफ के अंदर नहीं है जहाँ पर उसे मॉन्स्टर और गेट के अगेंस्ट फाइट करना है। अभी के लिए वो केंशियन जापान के सबसे बड़े क्लैन का सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए इस लाइफ को खा के पी के सो के आसानी के साथ बिता पाएगा। तभी उसके घर के बाहर बहुत ही ज्यादा हलचल होती है और जोर से उसके घर के डोर को ओपन करके कोई अंदर आता है और उसके नाम को जोर से बुलाता है। ये दरअसल उसका ही बड़ा भाई यूजिन था। यूजिन को आते हुए देख के एक सर्वेंट उसे रोकने का कोशिश करता है। उसके हाथ पकड़ के जब उसे रोकने का कोशिश करता है, यूजिन गुस्सा होके उस सर्वेंट के मुंह पे एक पंच करता है और उससे कहता है तुम एक मामूली सा सर्वेंट होके अपने मालिक का हाथ कैसे पकड़ सकते हो। तभी शेन यूजिन को इग्नोर करते हुए उसके सर्वेंट के पास जाता है और उससे कहता है तुम ठीक तो, और इसके कान में पूछता है ये लड़का कौन है। इसके जवाब में उसका सर्वेंट कहता है ये तुम्हारा एल्डर ब्रदर यूजिन है। तभी यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है, इसका नाम है यूनचैन। ये असल में इस क्लैन का एल्डर और शेन का एक अंकल है। वो आने की बात यूजिन से कहता है शेन जब मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ है तब से उसके मेमोरी को भूल चुका है, इसलिए उसके इतना रूट बिहेवियर के लिए उसे माफ कर दी। और वो दोनों ऐसे शेन का मजाक उड़ाने लगता है, मजाक उड़ाते हुए ऐसे जाने लगता है। लेकिन ये सबसे शेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसके फैट बॉडी को लेके बहुत ही जोर से कूद जाता है और उसके दाहिने हाथ में जितना भी जोर था उतना ही जोर में यूजिन के सिर पे मारता है। इससे यूजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और शेन से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में शेन कहता है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये सुन के यूजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके स्वॉर्ड को बस बाहर निकालने आला ही था, लेकिन वो फील करता है उसका बॉडी नहीं हिल रहा है। इसका कारण शेन के बॉडी के अंदर से जो डिमोनिक प्रेशर बाहर आ रही थी, इस प्रेशर से यूजिन का बॉडी नहीं हिल रही थी। तभी एल्डर यूजिन से माइंड के थ्रू बात करने लगता है। उससे कहता है सारे के सारे क्लैन तुम दोनों को ही देख रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई हरकत ना करो, क्लैन तुमसे नफरत करने लगे। ये कह के यूजिन को लेके यहाँ से चला जाता है और वो दोनों यहाँ से जाने के बाद ही अचानक से शेन का सिर दर्द करने लगता है और शेन को इस बॉडी के पास की मेमोरी आने लगती है, जहाँ से शेन को मालूम चलता है यूजिन ने वो जब सो रहा था तब उसे पॉइजन दिया था। उसके साथ साथ यूजिन शेन के फियोंसे के साथ रात भी बिताया था और इस सारे के सारे इंसिडेंट को होते हुए शेन उसके आंखों से देख लिया था। अब प्रेजेंट में शेन को दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट उससे पूछता है मास्टर क्या आप ठीक हो, लेकिन इसके जवाब में शेन कुछ भी नहीं कहता और शेन अभी के लिए यूजिन के साथ जो किया उसे याद आने लगता है। इस बात को याद करके शेन रोते हुए कोने में जाके बैठ जाता है और सोचता है अभी के लिए वो यूजिन के साथ जो किया है, यूजिन पहले भी उसे मारने का कोशिश कर चुका है,
अब जो उसने किया उसके साथ यूजिन जरूर उसे मारने का कोशिश फिर से करेगा, लेकिन अब वो उतना भी स्ट्रांग नहीं जो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। दूसरी तरफ यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसके घर के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा था। वो एल्डर से कहता है शेन मेरे साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकता है, मुझे कैसे भी करके शेन को मारना है। तभी एल्डर उसे शांत करते हुए कहता है वो पहले ही शेन को मारने का प्लान कर चुका है। ये सुन के यूजिन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और शेन को दिखाया जाता है। शेन असल में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले की बैटल फील्ड की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो प्लेस शेन के नेक्रोमेंसर स्किल को लेवल अप करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन पहाड़ को चढ़ते हुए शेन बहुत ज्यादा थक चुका था। उसकी इस बेकार बॉडी को बहुत ज्यादा गालियां भी देता है, लेकिन आखिर में शेन के मुंह पे एक जीत की स्माइल थी, क्योंकि वो फाइनली उस प्लेस में आ चुका था और उसके सामने मिट्टी के अंदर से कई कलर की एनर्जी बाहर आ रही थी। इसकी रेड, ब्लू और व्हाइट। व्हाइट एनर्जी सबसे कमजोर अनडेड के एनर्जी थी। शेन का लेवल लो होने से वो बस व्हाइट अनडेड के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था और मिट्टी के ऊपर हाथ देके उसका अनडेड एनर्जी एब्जॉर्ब स्किल को ऑन करता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस प्रोसेस में शेन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। ये दर्द मौत से भी बढ़कर था। शेन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है ऐसा दर्द कोई भी नॉर्मल नेक्रोमेंसर टॉलरेट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है और ऐसे ही ये प्रोसेस कई घंटे तक चलती है। उसके बाद उसके पास नोटिफिकेशन आती है तुम्हारा लेवल अप होके 2 में जा चुकी है, इसीलिए तुम एक न्यू स्किल मिली है अनडेड समनिंग की। उसके साथ साथ तुम्हारा एजिलिटी, विटालिटी, मैजिक और स्ट्रेंथ सब 2 पॉइंट करके बढ़ चुकी है। उसके बाद भी शेन ऐसे ही बैठा था और उसने जो माना को अनडेड के अंदर से एब्सॉर्ब किया था उस माना को उसके बॉडी के अराउंड घुमाने लगता है और उसके मुंह के अंदर से खड़ा ब्लड बाहर आ जाती है और शेन उसी माना को अपने हार्ट के अंदर घुसाने का कोशिश करता है। बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद वो माना फाइनली उसके हार्ट के अराउंड घूमने लगती है। उसके बाद शेन के पास नोटिफिकेशन आती है उसे न्यू स्किल मिली है, माना कंट्रोल और माना हार्ट की। अब शेन एक्सप्लेन करता है किसी को भी माना यूज करने के लिए अपने माना को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द माना यूजर अपने माना को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखता है, लेकिन नेक्रोमेंसर अगर फाइट के अंदर अपने माना को बॉटम तक यूज कर ले तो फाइट के अंदर ही करप्टेड हो सकते। इसलिए मैं शेन अपने माना को स्टोर करने के लिए अपने हार्ट को यूज करता हूँ। उसके बाद शेन स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करता है और एक डीप वॉइस के साथ कहता है जागो। मिट्टी के ऊपर एक मैजिक सर्कल सामान होती है, उसके अंदर से एक स्केलेटन बाहर आने लगता है। स्केलेटन बाहर आने के बाद उसका सिस्टम डिटेक्ट करके बताता है ये सोल्जर एक बिगिनर लेवल के स्केलेटन है। अब शेन भी उसके स्केलेटन को पास से ऑब्जर्व करने लगता है। हालांकि उसे मालूम था उसका स्केलेटन एक बिगिनर लेवल के स्केलेटन है, उसके बाद भी वो उसे फाइट के अंदर यूज कर पाएगा। इस बात को सोचती हुई उसके स्केलेटन को कुछ मूव को परफॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही मूव को परफॉर्म करने के बाद उसका स्केलेटन गायब हो जाता है। इससे शेन बहुत ही अपसेट था। अब यहाँ से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन एक बात को रियलाइज करता है इस दुनिया के अंदर उसके अर्थ के तुलना में बहुत ही ज्यादा कम माना है और वो जब से इस दुनिया के अंदर आया है मैजिकल मॉन्स्टर और मैजिकल कोर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है। इस बात को सोचती है वो फिर से मिट्टी के ऊपर हाथ रखता है और पूरे के पूरे रात के लिए मैजिकल या फिर अनडेड के एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। अब यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन उसके घर के बाहर बहुत सारे गार्ड को तनाव देखता है। इससे शेन गुस्से से सोचने लगता है एक काम जरूर यूजिन का होगा। इसीलिए शेन बहुत ही मुश्किल से उसके विंडो के अंदर से उसके रूम पे एंटर करने का कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी इतना ज्यादा मोटा था कि बहुत ही मुश्किल और मशक्कत से ही उसके रूम के अंदर एंटर करता है। रूम के अंदर एंटर करने के बाद ही शेन का नजर एक परछाई के ऊपर गिरता है। शेन बहुत ही जल्दी जाके उसके गले के ऊपर अपने हाथ को करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। शेन रियलाइज करता है ये और कोई नहीं उसका सर्वेंट वांग था। वांग से शेन क्वेश्चन करता है वांग इस वक्त तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। इसके जवाब में वांग कुछ भी नहीं कहता है। शेन उसे देखते हुए सोचता है जरूर यूजिन ने वांग को मेरे ऊपर स्पाई करने के लिए रखा होगा और शेन को खामोश देख के वांग कहता है ऐसे माय लॉर्ड क्या आज भी आप घर के बाहर गए थे। ये सुन के शेन बहुत ही घबरा जाता है और उसे मना करने लगता है। वांग कहता है ऐसे माय लॉर्ड आजकल मैं आपको घर के बाहर जाते हुए देखता हूँ। ये सुन के शेन और भी घबरा जाता है। वांग शेन को घबराते हुए देख के उससे कहता है माय लॉर्ड अब चिंता मत करिए, इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और घर के अंदर एक ऑकवर्ड सी साइलेंट बज जाती है। इससे वांग समझ जाता है शेन ऐसे ही उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए शेन को उसके पीछे आने के लिए कहता है और शेन भी हैरानी के साथ वांग का पीछा करने लगता है। वांग आखिर में एक रूम के अंदर आता है
और एक कर्टेन को हटाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल था। और वांग शेन को एक्सप्लेन करता है असल में इस पोर्टल को सर्वेंट्स यूज करता है। इस पोर्टल के मदद से शेन बहुत ही आसानी के साथ घर के बाहर जा पाएगा और कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। और वांग ये भी बताता है उसे शेन का बहुत ज्यादा चिंता होता है। इस पोर्टल को यूज करने से शेन थोड़ा सा सेफ रहेगा। और शेन वांग की इतना ज्यादा नेकदिली को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो सोचने लगता है उसने यूजिन को गुस्सा दिलाया था, इससे यूजिन क्या उसके ऊपर बदला लेना चाहता है। इस बात को सोचती है वांग से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, बस एक कंडीशन के साथ। ये सुन के वांग बहुत ही खुश हो जाता है। तभी शेन अचानक से एक क्रीपी से स्माइल के साथ वांग के सिर को पकड़ लेता है। वांग कुछ भी समझ पाता उससे पहले शेन उसके हिप्नोटाइज स्किल को यूज करता है और वांग को हिप्नोटाइज कर लेता है। और वांग से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है तुम्हें यूजिन और एल्डर के साथ क्या रिश्ता है। ये सुन के वांग कहता है ऐसे मुझे उन दोनों के साथ कोई भी रिश्ता तो नहीं है, बस वो लोग मेरे मास्टर और मैं उनका सर्वेंट हूँ। ये सुनने के बाद शेन वांग से और एक क्वेश्चन करता है ऐसे वांग तुम मुझे इतना ज्यादा फॉलो क्यों करते हो और मुझे मदद करना भी क्यों चाहते हो। इसके जवाब में वांग कहता है क्योंकि मास्टर आप बहुत ही ज्यादा काइंड है। आप जब छोटे थे मेरे साथ बिल्कुल मेरे भाई जैसा बर्ताव करते थे, लेकिन अब बड़ा होने के बाद आपका मॉम बनने के बाद से आपका स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगा। उसके बाद से आप भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे, लेकिन मैं भरोसा करता था आप फिर से काइंड पर्सन बन जाओगे। और अब जब मर गए थे मुझे बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था। मैंने सोचा मैंने मेरे सब कुछ खो दिया, लेकिन जब आप फिर से जिंदा हो चुके हो मैं आपको मदद करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा आप फिर से मर जाओ। ये सुन के शेन थोड़ा सा खुश होता है और वांग को उस स्पेल से रिलीज कर देता है। इससे वांग का सिर थोड़ा सा चकरा रहा था। वांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शेन उसे देखते हुए सोचता है शेन उसके पास लाइफ में इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके बाद भी वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन इस लाइफ के अंदर कोई तो है इसके ऊपर शेन पूरा भरोसा कर सकता है। इस बात को सोचते हुए शेन उसी पोर्टल से जाने लगता है और वांग से उसके लिए चिंता करने के लिए मना करता है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और शेन को दिखाया जाता है। शेन पूरा रात प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली लेवल 10 तक रीच कर चुका था। इससे शेन को बहुत सारे स्किल मिलता है। इन स्किल के नाम में बाद में जब शेन यूज करेगा तब बता दिया करूंगा। शेन और एक बात को नोटिस करता है उसे जितना भी स्किल मिली है सब डिफेंस स्किल है, लेकिन उसे अटैक स्किल का जरूरत है। और 10 लेवल तक रीच करने से शेन ब्लू एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन उस एनर्जी के अंदर और एक किस्म का एनर्जी था। शेन बिल्कुल ऐसा एनर्जी यूजिन और एल्डर के अंदर फील किया था। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने हार्ट के अंदर इकट्ठा करने का कोशिश करता है, लेकिन अननोन रीजन के कारण में उसका माना उस एनर्जी को रिफ्यूज करने लगता है। इससे शेन को इंसेंट पेन हो रहा था। ये पेन मौत से भी बढ़कर था। उसके बाद शेन स्माइल करते हुए उसी एनर्जी को फोकस करके अपने स्टमक या फिर पेट के अंदर इकट्ठा करने का कोशिश करता है और फाइनली बहुत देर तक इंसेंट पेन सहने के बाद उस काम के सक्सेस हो जाता है और उस एनर्जी को अपने पेट के अंदर इकट्ठा कर लेता है। तभी शेन के पास नोटिफिकेशन आती है। उसने जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इसका नाम की है। इस एनर्जी को देखते हुए शेन के मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगता है। इस एनर्जी को यूज करके वो कैसे स्केलेटन को समन कर सकता है। इस बात को सोचती है पहले वो उसके माना को यूज करके एक स्केलेटन को समन करता है। ये बिल्कुल एक बिगिनर लेवल के नॉर्मल स्केलेटन था, लेकिन अगली बार उसके माना और उसके उस की के पावर को एक साथ मिक्स करके एक स्केलेटन को समन करता है। उसके सामने एक टेरिफाइंग लुक के साथ एक समुराई के स्केलेटन समान हो जाता है। शेन उस स्केलेटन के पास जाके उसे पास से ऑब्जर्व करने लगता है। उसके स्टेटस विंडो को जब चेक करता है उसे पता चलता है इसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है। एज यूजुअल ये स्केलेटन अपने खुद के मार्शल आर्ट को भी यूज कर सकता है। उसके साथ साथ इस स्केलेटन की पावर खुद शेन से भी कई गुना ज्यादा था। इसीलिए शेन उसके नॉर्मल स्केलेटन और उस समुराई के स्केलेटन के अंदर फाइट स्टार्ट कर देता है। फाइट के स्टार्टिंग में उसका नॉर्मल स्केलेटन बढ़ जाता है उस समुराई के ऊपर और एक बहुत ही खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है, लेकिन समुराई थोड़ा सा ही हटके उस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐसे ही उस स्केलेटन एक के बाद एक अटैक को समुराई के ऊपर कर रहा था, लेकिन समुराई थोड़ा सा ही हटके उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। शेन यहाँ पर कहता है असल में उस समुराई के स्केलेटन एक फुटवर्क को यूज कर रहा है। तभी अचानक से समुराई स्केलेटन की आंख ग्लो करती है और उसके स्वाट को लेके बहुत ही स्पीड में नॉर्मल स्केलेटन की तरफ बढ़ जाता है और उसके एक्स को एक ही अटैक में उसके हाथ से गिरा देता है और एक अटैक में उसके काम को तमाम करने वाला था। उससे पहले शेन उन दोनों को रोक लेता है और उनके सामने को कैंसिल कर देता है। उसके बाद शेन उसके स्टेटस विंडो को बुलाता है, जिससे शेन को पता चलता है एक नॉर्मल स्केलेटन को बुलाने के लिए उसे कुछ ज्यादा ही माना को यूज करना पड़ता है,
लेकिन बस 10 की पॉइंट को यूज करके उसने इतना पावरफुल स्केलेटन को समन कर पाया था। लेकिन माना उसके बॉडी के अंदर ऐसे रीजनरेट हो जाता है, लेकिन की को बस वो अनडेड के अंदर से ही एब्सॉर्ब कर सकता है। तभी शेन को एक बात याद आ जाता है, उसके पास जितना भी स्किल है इन सारी की सारी स्किल को ओपनली यूज नहीं कर पाएगा। अगर ओपनली यूज करता है तो कोई भी देखेगा तो इन सारे के सारे स्किल को डिमोनिक स्किल सोचेगा। इसीलिए उसे इस दुनिया के मार्शल आर्ट को सीखना पड़ेगा। इस बात को सोचते हुए शेन के मुंह पे एक बहुत ही ब्राइट स्माइल था। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और अगला सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन वांग से क्वेश्चन करता है, ऐसे मैं कैसे मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। ये सुन के वांग हैरान होता है, क्योंकि जिस आदमी ने अपने पूरे के पूरे जिंदगी खा के और सो के बिता दिया, वो कैसे आप मार्शल आर्ट सीख सकता है। लेकिन शेन को इतना ज्यादा सीरियस देख के वांग शेन से कहता है, ऐसे माय लॉर्ड आपको कैसे मार्शल आर्ट सीखना है। इसके जवाब में शेन कहता है, मुझे ऐसा मार्शल आर्ट सीखना है जो सामने वाले के की को एब्सॉर्ब कर सके। ये सुन के वांग हैरान होता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डरते हुए शेन से कहता है, माय लॉर्ड ऐसा बात मत किया करे, क्योंकि इस किस्म के मार्शल आर्ट को डिमोनिक मार्शल आर्ट कहता है। अगर ऐसा बात करती है आपको कोई भी सुन लेता है तो आपको सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इस बात को सुन के शेन थोड़ा सा खामोश रहता है। उसके बाद वांग से कहता है, क्या मुझे लाइब्रेरी के अंदर मार्शल आर्ट की बुक मिल जाएगा। इसके जवाब में वांग हाँ कहता है। तभी शेन कहता है, क्या तुम कभी भी लाइब्रेरी के अंदर गए हो। इसके जवाब में वांग कहता है, क्योंकि किसी भी सर्वेंट को लाइब्रेरी के अंदर जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए वो भी कभी भी नहीं गया है। इस बात को कहते हुए वांग थोड़ा सा उदास था, इसीलिए शेन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जब इस क्लैन का हेड बन जाऊंगा मैं तुम्हें हर किस्म के मार्शल आर्ट सिखाने का कोशिश करूंगा। इस बात को कहते हुए शेन यहाँ से जाने लगता है और वांग भी सिर झुका के उसे ग्रेटिट्यूड पेश करता है। जाते हुए घूम के फिर से वांग से क्वेश्चन करता है, ऐसे इस यून क्लैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था। इसके जवाब में वांग कहता है, इस यून क्लैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिस यून थे, जिसने 200 साल पहले इस क्लैन को एस्टेब्लिश किया था। उसने जेनस लेवल तक रीच किया था। उन्हें हर कोई वन मैन आर्मी कहते थे। वो आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ये सुनने के बाद शेन यहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है, उसे इस दुनिया के पावर लेवल के बारे में जो पता चला है। पहले आता है डी ग्रेड, उसके बाद लीजेंड, फिर जेनस, फिर ट्रांसजेंडर। हर एक ग्रेड के अंदर 4-5 लेवल होते। उसने अभी तक जितना भी स्केलेटन को समन किया है हर एक डी ग्रेड का है। इसीलिए जेनस और ट्रांसजेंडर ग्रेड के जो इंसान है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में वो अभी बस इमेजिन तक नहीं कर सकता है। और शेन को जाते हुए 2 सर्वेंट देख रहा था और उनके अंदर ही फुसफुसाने लगते, मिस्टर सेन जब मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ है, उनका पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो पहले जैसा दारू नहीं पीते और किसी भी लड़की के पीछे अपने वक्त को भी जाया नहीं करते। ऐसे ही वगैरह वगैरह शेन के बारे में बात कर रहे थे और शेन भी इन दोनों की बात को दूर से सुन पा रहा था, क्योंकि पहले से शेन का लेवल ज्यादा हो चुका था। शेन इन लोगों के बात को सुन के खुश था, क्योंकि उसका रेपुटेशन पहले से अच्छा हो चुका था और उसका ऐसे ही रेपुटेशन रहने के बाद ही उस क्लैन के लीडर बन पाएगा। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन आ चुका था। लाइब्रेरी के बाहर 3 गार्ड तैनात था। उसमें से 2 गार्ड कहते, ऐसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मोटा पीक, तुम्हें यहाँ पर आने का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई भी चीज नहीं मिलती है। और मेन गार्ड तो वो दोनों गार्ड से भी 2 कदम आगे था। वो शेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लाइब्रेरी के अंदर बस मार्शल आर्ट की कुछ किताब है जो आपके काम में नहीं आएगा। इसके अंदर कोई औसियाली मानवा नहीं मिलती है। शेन उन लोगों के ऐसा बात सुन के परेशान हो जाता है और उन लोगों से कहता है, ऑफ कोर्स मैं लाइब्रेरी के अंदर मार्शल आर्ट की किताब कोई पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ वो गार्ड शेन को परेशान करके सोच रहा था, मैं अगर शेन को ऐसे ही परेशान करूँ तो मैं यूजिन का नजर में आ सकता हूँ और मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। शेन उन लोगों के बात को ना सुन के उन्हें इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। इसलिए मेन गार्ड शेन के कंधे को पकड़ लेता है, लेकिन शेन घूम के जो कतिलारा नजर से एक नजर ही देखता है। इससे गार्ड का पूरा फट जाती है। शेन को छोड़ देता है और शेन लाइब्रेरी के अंदर एंटर करने लगता है और दूसरा दोनों गार्ड मेन गार्ड से क्वेश्चन करता है, ऐसे आपने शेन को रोका क्यों नहीं, उसे अंदर क्यों जाने दिया। इसके जवाब में मेन गार्ड कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसने शेन के आंखों के अंदर एक टाइगर को देखा था जो बस अभी उसके शिकार के ऊपर झपटने आ रहा था। इसे देख के उसका इतना ज्यादा फट चुकी थी, उसके पैन में पेशाब कर चुका था। उसे पेशाब करते हुए देख के 2 गार्ड उसे खिसकते हुए क्लिनिक की तरफ ले जाने लगता है और वो तीनों ही शेन के इतना बदलते हुए बिहेवियर को देख के हैरान थे। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और एक अंधेरी सी बंकर का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर उन क्लन के केल्डर एंटर करते। वहाँ पर एक मॉमिफाइड बॉडी भी था। इसके चारों तरफ से कुछ लोग लाल कलर के कपड़े पहन के खड़ा हुआ था
वो लोग एल्डर को आते हुए देख के झुक के अपने रिस्पेक्ट को पेश करते। एल्डर यहाँ पर आने की बात उन लोगों से बताता है। शेन लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर चुका है और हर एक किताब को बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर रहा है। उसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने देना हमारे लिए सेफ नहीं है। ये सुन के वो रेड कपड़ा पहना हुआ उनमें से एक आदमी कहता है, शेन अगर बिना कोई इंस्ट्रक्शन के और बिना कोई ट्यूटर के मार्शल आर्ट को सीखने लगे तो कभी ना कभी उसके साथ इंसिडेंट जरूर होगा। उसका कोई ना कोई अटैक बैकफायर होके उसका ही काम तमाम हो जाएगा। वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। उसके बाद उसके हाथ को उस मोमिफाइड बॉडी की तरफ पॉइंट करता है और एल्डर से कहता है, हमारे सारे के सारे प्रिपरेशन करना हो चुका है। आज के बाद कल के सूरज शेन और नहीं दिखेगा। ये सुनने के बाद एल्डर यहाँ से जाने लगता है और उसके मुंह में एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन की स्माइल थी। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और लाइब्रेरी के बाहर दो गार्ड को तनाव दिखाया जाता है। उसमें से एक गार्ड कहता है, ऐसे मिस्टर सेन सुबह से ही एक के बाद एक कल्टीवेशन के किताब को पलटते जा रहे। मुझे लगता है मिस्टर सेन पागल हो चुके हैं। इसके जवाब में दूसरा गार्ड कहते, अगर मिस्टर सेन एक के बाद एक किताब को पढ़ते भी जाए तब भी उनका कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर कोई भी अच्छा मार्शल आर्ट के किताब नहीं है। सारे के सारे लो लेवल के किताब है। हाई लेवल के सारे मार्शल आर्ट के किताब को यूजिन और एल्डन ने लाइब्रेरी से हटा दिया है। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है। शेन अंदर से ही इनके सारे के सारे बात को सुन पा रहा था, लेकिन शेन इनके बात को इग्नोर करके उसके काम को ही करते जा रहा था। एक के बाद एक किताब उसके सामने खोल रहा था और उसके सिस्टम की मदद से उसका सिस्टम हर एक किताब को बहुत ही आसानी के साथ स्कैन कर ले रहा था। ऐसे ही सेन ने बहुत सारे किताब को पढ़ चुका था, लेकिन उसे एक भी ढंग की मार्शल आर्ट की किताब नहीं मिली थी। उसे सबसे जो हाई लेवल की मार्शल आर्ट की किताब मिली थी वो भी लेवल 1 का ही था। अब ऐसे ही शेन चारों तरफ अच्छा मार्शल आर्ट की किताब को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक छोटी सी लड़की आ जाती है, जो शेन को देख के बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और रोने भी लगी थी। शेन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट की किताब को ढूंढने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर पुराने मार्शल आर्ट की किताब को फेंकने के काम करती हो, इसलिए मेरे लिए कुछ पुराने मार्शल आर्ट की किताब को लेके आओ। और लड़की भी शेन की इस बात को सुन के बिल्कुल सेम काम ही करती है। शेन के लिए कुछ पुरानी मार्शल आर्ट की किताब को लेके आती है, एक के बाद एक शेन को देती है। उससे कहती है, क्या इन पुराने मार्शल आर्ट की किताब से मार्शल आर्ट सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है? इसके जवाब में शेन कुछ भी नहीं कहता है। शेन उससे कहता है, अगर मुझे एक अच्छा सा मार्शल आर्ट की किताब मिल जाता है तो मैं तुम्हें जरूर एक डेफिनेटली अच्छा सा ट्रीट दूंगा। ये सुन के वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी एक के बाद एक मार्शल आर्ट की किताब को शेन को देने लगता है। उसके अंदर से शेन को एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट की किताब मिल चुका था। उसका रैंक अननोन था। ये किताब बहुत ज्यादा अच्छा था, इसीलिए शेन उस लड़की के सिर को सहलाते हुए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार जब यहाँ पर आऊंगा तुम्हें जरूर डेफिनेटली एक अच्छा सा ट्रीट दूंगा। उसके बाद उस बुक में जो मार्शल आर्ट था उसे सीखने लग जाता है। तभी अचानक से कहीं से ग्रीन कलर की कुछ एनर्जी आती है और फोर्सफुली शेन के बॉडी के अंदर घुसने का कोशिश कर रही थी। शेन उस एनर्जी को अपने बॉडी में घुसने देने के लिए रोक रहा था, लेकिन फोर्सफुली वो एनर्जी शेन के बॉडी के अंदर घुस जाती है। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद भी शेन के बॉडी के ऊपर उस एनर्जी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इससे शेन हैरान था। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है। असल में कोई तो उसे डेड कर्स देने का कोशिश कर रहा था। इसे देख के शेन समझ जाता है ये काम जरूर यूजिन का होगा। तभी इसके सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आती है। असल में इस कर्स एनर्जी को भी उसका बॉडी एब्सॉर्ब कर सकता है। अब शेन एक्सप्लेन करता है, असल में कर्स एक नेक्रोमैंसर के लिए ब्लेसिंग के अलावा कुछ भी नहीं, इसीलिए उसी कर्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। बहुत देर तक एब्सॉर्ब करने के बाद वो फाइनली उसके थर्ड माना सर्कल को क्रिएट कर लेता है और उसके स्टेटस को देखते हुए कहता है वो फाइनली अब एक बी रैंक हंटर के जितना पावरफुल हो चुका है। उसके बाद शेन फिर से उसी मार्शल आर्ट को सीखने लग जाता है। ऐसे ही बहुत देर तक इंसेन पेन को सहने के बाद वो फाइनली उस मार्शल आर्ट को सीख लेता है। उसके सिस्टम से उसे पता चलता है एक ट्रांसजेंडर लेवल की मार्शल आर्ट है, मतलब सबसे ज्यादा हाई क्लास के मार्शल आर्ट है। इसके मदद से शेन की एनर्जी को बाकी के तुलना में बहुत ज्यादा फास्टर एब्सॉर्ब कर सकता है। उसके साथ साथ उसने जो कर्स एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था उसके मदद से उसका लेवल 15 तक रीच कर चुकी है। और शेन उसके स्टेटस विंडो को देखते और एक चीज नोटिस करता है, उसने पूरे की पूरे रात भर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है। तभी उसके पास भागते हुए उसका सर्वेंट वांग आता है और उससे कहता है, मास्टर आपको अभी के अभी तैयार होना है। ये सुन के शेन कहता है, ऐसा क्यों? इसके जवाब में वांग घबराते हुए कहता है, क्योंकि आपका फियोंसे आपसे मिलने के लिए आई है। और दूसरी तरफ शेन के उसी फियोंसे जिम्बी को दिखाई जाती है, जो शहर के अंदर से चलती हुई जा रही थी। चारों तरफ से भीड़ उसके खूबसूरती को ही देखे जा रहा था और उसका बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था,
क्योंकि जिम्बे पूरे की पूरी इंडियन किंगडम के टॉप 3 ब्यूटी के अंदर एक थी। और तभी एक पर्सन भीड़ के अंदर से जिम्बी को देखती हुई कीचड़ के ऊपर गिर जाती है। इससे कीचड़ उछल के जिम्बी के क्लोथ में लगती है। इससे जिम्बी का एक गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसी पर्सन को मारने ही वाला था, लेकिन जिम्बी उसे रोक लेती है और उसी पर्सन के पास जाके उसे कुछ पैसा देती है और उससे कहती है जरूर तुम खुद का ध्यान रखना। इस बात को कह के ऐसे जाने लगती है और जिम्बी की इतना ज्यादा काइंडनेस को देख के चारों तरफ की भीड़ उसके नाम के नारे लगा रहा था। दूसरी तरफ जिम्बी को दिखाई जाती है। उसके मन में सोच रही थी उस पर्सन का इतना ज्यादा साहस कैसे हुआ, वो मेरे ऊपर कीचड़ उछला, मैं उसे जरूर मार दूंगा और मुझे गंदा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कब मेरे इस क्लोथ को चेंज करूंगी। अब यह सीन शिफ्ट होता है और मेन मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर यूजिन वही एल्डर और वॉइस क्लैन लीडर बैठा हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही गर्मी का माहौल था, लेकिन यूजिन का नजर क्लैन लीडर के चेयर की तरफ था। उसे देखते हुए यूजिन कहता है शेन मरने के बाद ही ये चेयर उसके होने वाला था। जो भी हो उसे लीडर होने में बस एक ही रुकावट का सामना करना पड़ेगा, वो है वॉइस क्लैन लीडर डोजिन का। डोजिन हमारे पहले के लीडर के प्रति इतना ज्यादा वफादार है, वो कभी भी मुझे लीडर होने नहीं देगा। तभी यहाँ पर एक डोर खोलने का साउंड आती है। असल में यहाँ पर सेकेंड लीडर आ चुका था। आने के बाद उसके लेट आने की एक्सक्यूज में बताता है असल में उसका लड़का सुबह उठने में थोड़ा सा लेट कर चुका था। उसे उठा के ले आने के चक्कर में उससे थोड़ा सा लेट हो चुका है। अगले ही पैनल में सेकेंड एल्डर और वॉइस लीडर को पास पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो दोनों यूजिन को इग्नोर करके अपने अंदर ही बात कर रहे थे, इसलिए यूजिन काइंड ऑफ थिंग थोड़ा सा गुस्सा था। तभी फास्ट एल्डर यूजिन के अंकल यूजिन का तरफदारी करते हुए कहता है क्या हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते। इसके जवाब में वॉइस लीडर कहता है जब तक यहाँ पर शेन नहीं आएगा हम इस मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुन के यूजिन गुस्सा हो जाता है और कहता है उस बकवास शेन का यहाँ पर आने का क्या जरूरत, वो हमारे क्लान के कोई भी काम में नहीं आता है, इसलिए वो होने से ना होने से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पर शेन का ग्रैंड एंट्री होता है। शेन आने की बात ही कहता है कौन मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है। शेन को जिंदा देख के यूजिन बहुत ही हैरान होता है और सोचने लगता है क्या वो डेड कर्स फेल हो चुका है तो शेन जिंदा कैसे। तभी शेन हुआंग के हाथ पकड़ के सेकंड एल्डर के पास लाके बैठा देता है। इससे हर कोई हैरान था और शेन ने वांग को बिल्कुल फोर्थ एल्डर के सामने बैठा था, इसलिए फोर्थ एल्डर बहुत ही गुस्सा था और गुस्से के साथ ही कहता है यून क्लैन के टोटल हिस्ट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सर्वेंट इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर आया है। ये सुन के वांग बहुत ही घबरा चुका था और घबराते हुए शेन से कहता है माय लॉर्ड अगर कोई भी नहीं चाहता मैं यहाँ पर बैठूं तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। इसके जवाब में शेन कुछ भी नहीं कहता और फोर्थ एल्डर से कहता है ऐसे फोर्थ एल्डर आपका यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसके जवाब में फोर्थ एल्डर कहता है यहाँ पर बस मेरा प्रॉब्लम, हर किसी का प्रॉब्लम है। एक डट्टी इतना ज्यादा गंदा सर्वेंट इतना अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर बैठे तो इस मीटिंग का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। ये सुन के शेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ ही कहता है आप बोल रहे हो फोर्थ एल्डर मैं इस क्लान का एक यंग मास्टर हूँ, इसीलिए मेरा इतना सा डिसीजन तो यहाँ पर लेना बनता ही है। आप एक एल्डर होके एक यंग मास्टर के डिसीजन के खिलाफ जा रहे हो, इसका सजा क्या है आपको मालूम है। और शेन का इतना ज्यादा बदलते हुए एटीट्यूड और उसका ऐसा बात सुन के फोर्थ एल्डर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और घबराते हुए कहता है यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा गलती फिर से कभी नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा खामोशी बैठ जाती है। तभी यूजिन इस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है अभी के लिए शेन बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए उसे उसके सर्वेंट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए कोई भी इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात मत करे। फोर्थ एल्डर भी घबराते हुए यूजिन की इस बात में हाँ भरता है। तभी यहाँ पर शेन के वही फियोंसे जिम्बे कुछ हट्टे कट्टे काट के साथ यहाँ पर एंटर करती है और आने के बाद ही वॉइस लीडर से यहाँ पर बात करने का परमिशन मांगती है। वॉइस लीडर भी उन लोगों को बात करने का परमिशन दे देता है और जिम्बी के साथ आया वही हट्टा कट्टा गार्ड कहता है असल में हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि हमारा क्लान आपके क्लान के साथ सारे के सारे रिश्ते खत्म करना चाहता है। ये सुन के सेकेंड एल्डर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ ही कहता है ऐसे ही अचानक से आके बिना कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके आप हमारे क्लान के साथ अपने रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हो। इसके जवाब में वही हट्टा गट्टा गार्ड फिर से कहता है ऐसा करने के लिए हमारे क्लान लीडर ने कहा है क्योंकि आपके क्लान के पास कोई भी लीडर नहीं है, बिना कोई लीडर के कोई भी क्लान ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, इसीलिए हमारा क्लान ऐसे कोई डूबती हुई क्लान के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता है। अगर आप लोग जल्दी से एक क्लान लीडर को चूज कर ले तो हमारा क्लान फिर से आपके साथ रिश्ता को जोड़ लेगा। ये सुन के यूजिन कहता है आप लोग हमारे साथ ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लान लीडर नहीं है और सीधा शेन को टोन करते हुए कहता है
ऐसे भी हमारे क्लान लीडर के सीट में जो बैठने वाला है वो इतना ज्यादा बेकार है कि उसके लिए हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। ये सुन के वॉइस लीडर एक बहुत ही बड़ा दुविधा के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उसके पास क्लान लीडर बनाने के लिए दो कैंडिडेट था। इसके अंदर से एक था यूजिन और दूसरा था शेन। यूजिन एक धोखाबाज है और शेन एक लूजर। इन दोनों के अंदर से किसे क्लान लीडर बनाया जाए इस बारे में वो डिसीजन तक नहीं ले पा रहा था। तभी जिम्बी की साथ आई वही हट्टा गट्टा गार्ड कहता है हमारा यंग मिस और यंग लॉर्ड शेन की जो एंगेजमेंट होने वाला था, इससे अलावा वो कुछ कहता लेकिन शेन उसे रोक लेता है और कहता है ये मेरा एंगेजमेंट है, इसीलिए इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शेन की ऐसा बात सुन के यूजिन सोचने लगता है शेन जरूर इस एंगेजमेंट को टूटने ना देने के लिए यहाँ पर गिड़गिड़ाएगा, लेकिन शेन सबको हैरान करते हुए बहुत ही ज्यादा कैजुअल लुक के साथ अपने नाक में उंगली करते हुए कहता है मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। शेन की ऐसा बात सुन के हर कोई हैरान था। यहाँ पर जिम भी बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील करती है क्योंकि शेन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब फिर से शेन को दिखाया जाता है वो उसी प्लेस के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस होकर बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है और पुराने शेन के कुछ मेमोरी उसके दिमाग के अंदर आने लगता है। पास में जब जिम्बी को मालूम चली थी शेन इस क्लान का अगला क्लान लीडर बनने वाला है, उसके बाद ही जिम्बी शेन को प्रपोज कर दिया था। ये मूवमेंट शेन के जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मूवमेंट था, लेकिन सिचुएशन चेंज होना तब चालू हुई जब शेन और जिम्बी की एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसके बाद से जिम्बी शेन को प्रेशराइज करने लगी थी। शेन अगर इस क्लान का क्लान लीडर नहीं बन पाएगा तो जिम्बी उसके साथ शादी नहीं करेगी। उसके बाद अननोन कुछ कारण से शेन की डैड का मौत हो गया। शेन की डैड के मौत होने के बाद शेन का जिंदगी और भी चेंज होने लगी थी। जिम्बी को मालूम चल चुकी थी शेन और कभी भी इस क्लान के क्लान लीडर नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो यूजिन के साथ रात बिताने लगी थी और इस सारे के सारे चीज को शेन अपने आंखों से देख लिया था, इसलिए शेन अंदर से और भी टूट गई थी। अब हमारा करंट हीरो शेन पुराने शेन से वादा करता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जितना भी लोगों ने गलत किया है मैं उन लोगों से बदला लेके रहूंगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन की ऐसा बात सुन के हर कोई हैरान था। सिम भी अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा थी लेकिन बाहर से ऐसा पीटन करती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है शेन जिम्बे से कहती है इसके जवाब में तुम क्या कहोगी। इस बात को शेन थोड़ा सा टोन करते हुए कहता है, इसलिए जिम्बी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शेन के ऐसा बात सुन के जिम्बी के साथ आई वही मस्कुलर गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो गुस्से के साथ शेन से कहता है तुम कैसे हमारे यंग मिस को इतना ज्यादा अपमान कर सकते हो। तभी सेकंड एल्डर शेन के तरफदारी करते हुए कहता है तुम हमारी यंग मास्टर के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम लोग यहाँ पर जंग को डिक्लेयर करना चाहते हो। तभी शेन सेकंड एल्डर से पूछता है ऐसे तो वो लोग यहाँ पर एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आए, तो इस काम को हमने पहले कर दिया तो इसमें दिक्कत क्या है। ये सुन के वही हट्टा गट्टा गार्ड, इसका नाम ब्लैक बियर्ड है, ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है अगर बाहर तक ये न्यूज चला जाएगी एक ट्रस्ट ने हमारी यंग मिस को रिजेक्ट कर दिया तो ये हमारे क्लान के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक है। इस बात को कहते हुए ब्लैक बियर्ड उसके ऑरा का प्रेशर को शेन के ऊपर डाल रहा था। शेन के पास बैठा वो वांग इस ऑरा के प्रेशर में सांस तक नहीं ले पा रहा था, लेकिन शेन को इस ऑरा से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। इस बात से ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वो एक लिजन गेट का मार्शल आर्टिस्ट है, उसके ऑरा का प्रेशर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन को झुकाने के लिए काफी है। तभी अचानक से कहीं से एक व्हाइट कलर के ऑरा आने लगती है और ब्लैक बियर के उस ऑरा को नालीफाई कर रहा था। ये ऑरा दरअसल वॉइस लीडर के अंदर से आ रहा था। वॉइस लीडर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से के साथ ही ब्लैक बियर से कहता है तुम हमारी यंग लॉर्ड के साथ ऐसा हरकत करके क्या हमारे क्लान के साथ जंग को डिक्लेयर करना चाहते हो। यह सुन के ब्लैक बियर्ड भी घबरा जाता है और ऑरा को देख के वो समझ जाता है ऐसे ही वॉइस लीडर इस किंगडम के अंदर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के अंदर एक नहीं है। इस चीज को समझने के बाद ब्लैक बियर्ड थोड़ा सा शांत होता है और कहता है हम पूरे के पूरे यूई क्लान से जंग भिड़ना नहीं चाहते। असल में यंग मास्टर सेन ने हमारी यंग मिस को अपमान किया था, इसीलिए मैं यंग मास्टर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो चुका हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके जवाब में वॉइस लीडर कहता है लेकिन ये बात इससे भी आगे बढ़ चुका है, तुम बस गुस्सा नहीं, तुम हमारी यंग मास्टर सेन को मारने का कोशिश कर रहे थे। तभी यूजिन एक बहुत ही अजीब सा बात करता है ऐसे तो मेरा बिग ब्रदर हमारे क्लान के लिए कोई भी काम नहीं करता है, बस तो क्लान के अंदर एक दरार को बना रहा है। इस मैटर को सेटल करने के लिए मुझे लगता है मेरा बिग ब्रदर शेन और ब्लैक बियर्ड के अंदर एक डुएल क्यों किया जाए। इस बात को सुन के हर कोई हैरान हो रहा था क्योंकि यूजिन ने यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा बात किया था जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब फिर से यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन इस बात को कहने के बाद सोच रहा था अगर इस फाइट के अंदर शेन मर जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ क्लान लीडर बन पाएगा। इस बात को सुनने के बाद ब्लैक बियर्ड भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन वांग ये सुन के घबरा जाता है
और घबरा के चीखते हुए कहता है, हमारे यंग मास्टर सेन अपने जिंदगी में कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए एक लीजेंड गेट के मार्शल आर्टिस्ट के साथ वो कैसे कंपटीशन कर सकते। वॉइस लीडर और सेकंड एल्डर भी उसकी इस बात में हाँ भरते, लेकिन उनके ऐसा बात सुन के ब्लैक बियर्ड हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, यून क्लान का जो नेक्स्ट क्लान लीडर बनने वाला है वो बस इतना सा ही फाइट को मुंह फेर लेगा तो कैसे क्लान लीडर बनेगा, कितना बकवास क्लान लीडर है। लेकिन शेन सारे के सारे बात को अनदेखा करते हुए यहाँ से उठ के जाने लगता है। शेन को जितना भी लोग केयर करते थे वो सब शेन को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन शेन यहाँ पर नहीं रुकता, सीधा जिम्बी और ब्लैक बियर्ड की तरफ जाने लगता है। शेन को जाते हुए देख के यूजिन सोचता है शेन अभी के अभी जाके जिम्बी के सामने झुक जाएगी और उसके पैर में गिर के गिड़गिड़ाने लगेगा, मुझे इस फाइट को नहीं करना, इस फाइट को करने से मैं जरूर मर जाऊंगा। लेकिन शेन सबको हैरान करते हुए जिम्बी और ब्लैक बियर्ड के सामने भी नहीं रुकता है, उन दोनों के बीच से रूम से बाहर निकल जाता है। शेन का ऐसा हरकत देख के हर कोई हैरान था। शेन सीधा जाके बैटल एरिना के ऊपर खड़ा हो जाता है और ब्लैक बियर्ड से कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे पिछवाड़े में किक करने के लिए मैं तरस रहा हूँ। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर कोई भागते हुए बैटल एरिना की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसी वक्त के अंदर सारे के सारे शहर में शेन और ब्लैक बियर्ड के फाइट के न्यूज रट चुका था। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर और वॉइस लीडर को दिखाया जाता है, वो दोनों बात कर रहे थे। सेकंड एल्डर कहता है क्यूम क्लान के अंदर सबसे कमजोर पर्सन भी एक थर्ड ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए उनमें से एक के साथ भी शेन का फाइट करना पड़े तो शेन जरूर हार जाएगा, उसके साथ साथ उसके जान को भी खो सकता है। इसके जवाब में वॉइस लीडर कहता है, लेकिन शेन और ब्लैक बियर्ड के फाइट के न्यूज पब्लिक हो चुकी है, इस फाइट से शेन अभी मुंह भी नहीं फेर सकता है। अगर शेन इस फाइट से मुंह फेर के फाइट को करने के लिए मना कर देता है तो उसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी और वो कभी भी हमारे इस क्लैन के क्लैन लीडर नहीं बन पाएगा। यूजिन के लिए क्लैन लीडर की सीट बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन इस फाइट के दरमियान कभी भी शेन के जान के कोई भी खतरा होता है तो मैं उसी पल इस फाइट को तभी रोक लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ शेन बहुत ज्यादा फ्री था, उसके अंदर टेंशन की कोई भी सांप नहीं था। उसे ऐसा हरकत करते हुए देख के सेकंड लीडर सोचने लगता है शेन जरूर इस फाइट को हार जाएगा, लेकिन उसके अंदर टेंशन या फिर नर्वसनेस के कोई भी छाप नहीं है। ऐसा क्यों? वो ऐसा ही सोच रहा था तभी शेन एरिना के ऊपर जाने लगता है। शेन को जाते हुए देख के उसका सर्वेंट उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन शेन नहीं रुकता है, सीधा एरिना के ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ जिम्बी शेन को एरिना के ऊपर देख के एक्टिंग करने लगती है, जैसे कि शेन अगर इस फाइट को हार जाता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। दूसरी तरफ शेन इस चीज को नोटिस कर लेता है और उससे कहता है तुम्हारा एक्टिंग स्किल बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा अच्छा एक एक्टर बन सकते हो। ये सुन के जिम्बी बहुत ही गुस्सा हो जाती है, इसलिए ब्लैक बियर्ड शेन को शट अप कहता है और उसे ऐसा बात करने के लिए मना करता है। तभी वॉइस लीडर ब्लैक बियर्ड से कहता है, ब्लैक बियर्ड इस फाइट के अंदर तुम कोई भी मार्शल आर्ट की यूज नहीं कर सकते। ब्लैक बियर्ड उसे शांत करता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसे भी इस फाइट को मैं नहीं करने वाला, मेरे अंडरलिंग जो सोल्जर काम करते वो लोग इस फाइट को करने वाले। लेकिन इस डिसीजन से शेन बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए उसके उंगली को ब्लैक बियर्ड की तरफ करते हुए कहता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना है, इतना लो लेवल के इंसानों के साथ मुझे फाइट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। शेन की ऐसा बात सुन के हर कोई हैरान था। ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा था, इस मामला को और भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए रेफरी फाइट को स्टार्ट कर देता है और ब्लैक बियर्ड उसके इतना ज्यादा अपमान से बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए उसके अंडरलिंग से माइंड के थ्रू बात करके कहता है उसे शेन को मार देना है। फाइट के स्टार्टिंग में वो बंदा एक बहुत ही खतरनाक पंच को शेन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन शेन आसानी के साथ उस पंच को डॉज कर लेता है, इसलिए एक के बाद एक पंच को शेन की तरफ थ्रो करता है। शेन स्किलफुली हर एक पंच को डॉज कर रहा था, इसलिए उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था शेन कैसे उसके हर एक पंच को डॉज कर पा रहा था। इस बात से ब्लैक बियर्ड गुस्सा था और उसके अंडरलिंग से शेन के साथ प्रॉपर फाइट करने के लिए कहता है, इसलिए वो बंदा थक हार के फाइनली उसके मार्शल आर्ट को यूज करता है और शेन के पेट में एक बहुत ही खतरनाक पंच को थ्रो करता है। इससे हर कोई हैरान था। वॉइस लीडर इस फाइट को रोकने के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन तभी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड घटना घटता है। उस बंदे ने जिस हाथ से शेन के पेट में पंच किया था उसका वो हाथ टूट चुका था, वो दर्द से गिरा रहा था। दूसरी तरफ यूजिन उस बंदे के हाथ टूटते हुए देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो कहता है शेन जरूर अपने पेट के अंदर कोई स्टील के प्लेट को छुपा के रखा है, लेकिन फास्ट एल्डर उसे समझाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, शेन ने एक डिफेंस रिलेटेड मार्शल आर्ट को जरूर सीख चुका होगा। तभी ब्लैक बियर्ड चारों तरफ चीख चीख के बताने लगता है शेन ने यहाँ पर चीटिंग किया है, उसने इस फाइट के अंदर मार्शल आर्ट का यूज किया है,
ब्लैक बियर्ड की इस बात से चारों तरफ के भीड़ गुस्सा हो जाता है और चारों तरफ बस एक ही साउंड गूंज रहा था, तुम्हारे अंडरलिंग ने ही पहले मार्शल आर्ट का यूज किया है, इसलिए शेन मार्शल आर्ट की यूज करके कोई भी गलती नहीं किया है। इस बात से ब्लैक बियर्ड भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है, शेन बताता है उसने कोई भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं किया है, असल में उसका बी रैंक के डिफेंस को स्किल को यूज किया था। अब फिर से ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है, ब्लैक बियर्ड चारों तरफ के भीड़ से माफी मांग लेता है और उसके हार को भी मान लेता है। उसके बाद वो एरिना के ऊपर जाते हुए कहता है, यंग मास्टर शेन ने इस बात को पहले भी बताया कि उनका असली ओपोनेंट मैं हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। ब्लैक बियर्ड को ऐसा करते हुए देख के वॉइस लीडर पीछे से उसे रोक लेता है और उससे कहता है, ब्लैक बियर्ड तुम्हारा असली मतलब क्या है? इसके जवाब में ब्लैक बियर्ड हंसते हुए कहता है, ये फाइट पहले अनफेयर होता है, लेकिन अब जब हमें पता चल चुका है यंग मास्टर मार्शल आर्ट को यूज कर सकता है, तो फाइट अभी अनफेयर नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी सेकंड एल्डर और वॉइस लीडर इस फाइट के खिलाफ थे। तभी शेन उन दोनों को चिंता करने के लिए मना करता है और ब्लैक बियर्ड को टीच करते हुए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कभी भी इस पिक के खिलाफ नहीं हारूंगा। और ब्लैक बियर्ड से कहता है, तुम ज्यादा बात ना करके मुझसे फाइट करना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे पिछवाड़े में किक करने के लिए पहले से तैयार बैठा हूँ। ये सुनने के बाद ब्लैक बियर्ड शेन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उससे बताता है उसे जरूर उसके इस डिसीजन के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। शेन उसे फिर से रोकते हुए कहता है, मैं पहले भी बताया तुम बात बहुत ज्यादा करते हो, जल्दी से हम फाइट को स्टार्ट करें। इसलिए ब्लैक बियर्ड भी गुस्से के साथ शेन की तरफ एक पंच को थ्रो करता है, लेकिन शेन पहली बार की जैसा इस पंच को भी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। इसलिए ब्लैक बियर्ड बहुत सारे पंच और किक को शेन की तरफ थ्रो करता है। शेन हर एक पंच और किक को आसानी के साथ डॉज कराता है। इवेंचुअली शेन का स्पीड ब्लैक बियर्ड से कई गुना ज्यादा था, इसलिए हर कोई हैरान था। अब शेन ब्लैक बियर्ड की स्पीड को देख के उसे एक डी रैंक हंटर जितना पावरफुल बताता है। तभी अचानक से ब्लैक बियर्ड शेन के फेस में किक करता है। एक किक सीधा शेन के फेस में लगा भी था, इसलिए हर कोई हैरान था। लेकिन जब धुआं हटती है हमें दिखाया जाता है शेन ने इस किक को ब्लॉक कर चुका था, इसलिए शेन की इतना पावर देख के हर कोई हैरान था। ब्लैक बियर्ड भी हैरान था, इसीलिए बहुत सारे अटैक और पंच को शेन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन शेन इस अटैक को अब डॉज नहीं करता है, उसके हाथ से इन सारे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था। शेन की ऐसा पावर और डॉजिंग स्किल को देख के चारों तरफ के भीड़ हैरान था और उनके अंदर ही बात करने लगते, हम ब्लैक बियर्ड को जितना ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्या वो उतना पावरफुल है? नहीं तो यंग मास्टर शेन को हरा क्यों नहीं पा रहा है? यहाँ पर यंग मास्टर शेन ही कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। चारों तरफ के ऐसे कमेंट सुन के ब्लैक बियर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने सारे के सारे कूल को लूज करके सीधा शेन के ऊपर हमला कर देता है। अब जब ब्लैक बियर्ड ने अपने सारे के सारे कूल को लूज कर दिया था, यही दरअसल शेन का एक मौका था, इसलिए शेन भी उसके हाथ में ऑरा को फुलफिल करते हुए ब्लैक बियर्ड के फेस में एक पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा दमदार था, ब्लैक बियर्ड उड़ते हुए सीधा एरिना के बाहर जाके गिरता है और शेन अपने हाथ को ऊपर करके विक्ट्री पोज लेके खड़ा हो जाता है। शेन की इस जीत से हर कोई खुश था और शेन के नाम के नारा चारों तरफ लगा। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है, ब्लैक बियर्ड उसकी हार से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसके साथ साथ शेन की उस पंच से ब्लैक बियर्ड का एक दांत भी गिर चुका था, इसलिए ब्लैक बियर्ड फुल ऑफ रेज से भर के शेन के ऊपर एक लाइटनिंग स्पीड से पंच करने आला ही था। तभी वहां पर बहुत तेज रोशनी ग्लो करती है, इस रोशनी से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रोशनी के अंदर से ब्लैक बियर्ड एरिना से नीचे आके गिरता है। ब्लैक बियर्ड सीधा जिम्बे के सामने आके गिरी थी। इस बात से जिम्बी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इस अटैक को दरअसल वॉइस लीडर ने रोका था। वॉइस लीडर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसे गुस्से के साथ कहता है, ब्लैक बियर्ड तुम्हारा फुल क्लान क्या चाहता है? हमारे यंग मास्टर को मानना, हम इतने बड़े अपमान को कभी भी नहीं सहेंगे। इस बात को कहते हुए पूरे के पूरे उन क्लान फाइट के लिए स्टार्ट हो रहा था। तभी जिम्बी चीखती हुई कहती है, इस काम को ब्लैक बियर्ड ने खुद के गुस्से के लिए किया है। हमारा क्लान कभी तुम्हारे साथ जंग लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उन क्लान उनके कोई भी बात को सुनने के लिए राजी नहीं था। वो लोग कहते ये हमारे क्लान के लिए एक बहुत ही ज्यादा अपमान की बात है। अगर कोई भी क्लान हमारे यंग मास्टर को मारने का कोशिश करे, उसके बाद भी हम उसे छोड़ दे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपमान है। तभी सेकंड एल्डर चीखते हुए कहता है, हम ब्लैक बियर्ड को कभी माफ नहीं करेंगे। उसके इस दोस्त के लिए हम पूरे के पूरे उसके क्लान को सजा देंगे। सेकेंड एल्डर की बात खत्म होने से पहले ब्लैक बियर्ड के सिर को धड़ से कोई अलग कर देता है। ये दरअसल एक मिडिल एज का आदमी था। इसका हाथ में कुछ शार्प क्लो टाइप के लगा हुआ था। इसका नाम है ब्लड क्लो। ये जिम्बे की क्लान की टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ मार्शल आर्टिस्ट के अंदर एक है। ये पर्सन यहाँ पर आने की बात हर कोई डर रहा था। एक खामोशी से यहाँ पर छा चुका था। इवेंचुअली ब्लड क्लो को देख के वॉइस लीडर भी डर रहा था। वॉइस लीडर यहाँ पर बताता है, ब्लड क्लो एक मिडिल सीनियर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है, जो उससे भी कई गुना ताकतवर है। ब्लड क्लो अगर यहाँ पर कुछ भी करने का कोशिश करता है तो खुद के जान को भी देके शेन को प्रोटेक्ट करेगा। शेन वॉइस लीडर की ऐसा बात सुन के हैरान था और कहता है, बुड्ढे कौन किससे प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है?
तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो, मैं खुद को खुद प्रोटेक्ट कर लिया करूंगा। शेन की ऐसा बात सुन के बॉयज लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ ब्लड क्लो को दिखाया जाता है। ब्लड क्लो उसके क्लो में जो ब्लड बेड के खून लगा हुआ था उसे चाट रहा था। चाट तो एक बहुत ही डेविलिश स्माइल को पास करता है और उसके बॉडी के अंदर से ऑरा को बाहर निकालने लगता है, जैसे कि वो इस फाइट के लिए पहले से ही तैयार है। तभी यहाँ पर यूजिन आ जाता है और सबको रोकते हुए कहता है शेन के ऊपर हमला ब्लैक बियर्ड ने किया था। ब्लैक बियर्ड तो पहले ही मर चुका है, इसलिए हम खामोखाई दो क्लैन के अंदर फाइट करें। इस फाइट से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस बात को कहते हुए यूजिन बाहर से तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन अंदर से वो उतना ही डरा हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ पर ये फाइट होता है तो उसका ये राज सबके सामने आ जाएगा कि वो जिम्बी के क्लैन के साथ एक अलायंस को क्रिएट किया है। जिम्बी के क्लैन के लोगों को उनके क्लैन में आना है और क्लैन लीडर चूज करने के लिए जोर देना है। इससे हर कोई हड़बड़ी में यूजिन को क्लैन लीडर चूज कर ले। यूजिन की ऐसा बात सुन के सेकंड एल्डर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है यूजिन तुम कैसा बात करो, तुम्हें तो पता ही है हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके, अब हम पीछे हट नहीं सकते। ये बात अब हमारे क्लैन के सम्मान के ऊपर आ चुके। तभी पीछे से शेन क्यूम क्लैन के सारे मेंबर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उनके क्लैन मेंबर को समझाने लगता है इतना यूजलेस और छोटी सी कारण से हम कोई भी फाइट को नहीं कर सकते। इतना अगर छोटी सी कारण से हम फाइट करें तो हमारे क्लैन के बहुत सारे मेंबर मर जाएंगे। ये हमारे क्लैन के लिए एक बहुत ही बड़ा डैमेज है। मैं इस क्लैन के एक यंग लॉट होने के नाते इतना बड़ा डैमेज को अपने आंखों से नहीं देख सकता। शेन को उसके क्लैन के लिए इतना ज्यादा चिंता करते हुए देख के हर कोई हैरान था और शेन को एक बहुत ही रिस्पेक्ट के नजर से देख रहा था, जैसे कि शेन इस क्लैन का क्लैन हेड है। दूसरी तरफ यूजिन शेन की इस अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि शेन ने उसके सारे स्पॉटलाइट को छीन लिया था। उसके साथ साथ जिम्बे भी ऐसे जाती हुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो शेन से कह के जाती है तुम लोगों ने मुझे जितना अपमान किया उसके बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। शेन इसके जवाब में बस एक स्माइल को पास करता है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और जंगल के अंदर एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो अननोन काला कपड़ा पहना हुआ ग्रुप आके मिलते हैं। इसके अंदर से एक था यूजिन का ग्रुप और दूसरा ब्लड क्लो का ग्रुप। यूजिन यहाँ पर ब्लड क्लो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उससे कहता है ब्लड क्लो अगर तुम पहले एक्शन ले लेते तो वहाँ पर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं तैयार होता है। इसके जवाब में ब्लड क्लो से माफी मांगता है और उससे कहता है तुम्हारा बड़ा भाई शेन वहाँ पर ऐसा हरकत करेगा इस बारे में हमने जस्ट इमेजिन तक नहीं किए थे, लेकिन कुछ ही वक्त के अंदर हम शेन के काम को तमाम कर देंगे। इस बात को सुन के यूजिन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और उससे कहता है इस काम को तुम जल्दी से कर लो, उसके बाद मैं जब क्लैन लीडर बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें एक अच्छा सा प्रेजेंट दूंगा। इस बात को कहने के बाद दो ग्रुप ही ऐसे चला जाता है। वो लोग यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा शैडो को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे जंगल के अंदर घुस जाता है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर वैंग शेन से वॉइस लीडर से मिलने के लिए कह रहा था, क्योंकि वॉइस लीडर ने ब्लैक बियर्ड के उस अटैक को रोक के शेन के जान को बचाया था। इस बात को सुनकर शेन सोचने लगता है अगर वॉइस लीडर उस अटैक को ना भी रोकता तब शेन उसके पावर के साथ उस अटैक को रोक लेता है। इसलिए शेन वॉइस लीडर से मिलने के लिए मना कर देता है। तभी अचानक से वंग रोने लगता है और रोते हुए शेन से कहता है माय लॉर्ड, जब आप ब्लैक बियर्ड से डुएल करने के लिए राजी हुए थे मैंने सोचा था मैं आपको फिर से खो दूंगा, लेकिन आप पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो, आप पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शेन भी वंग को रोते हुए देख के सोचने लगता है उसके पास लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके लिए चिंता कर सके, लेकिन इस लाइफ में कुछ ऐसा लोग है जो उससे प्यार करता है। इस बात को सोचते हुए शेन वांग को रोने के लिए मना करता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा तो मैं वॉइस लीडर से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। ये सुन के वांग भी यहाँ पर शेन को बाय कह के चला जाता है और वांग यहाँ से जाने के बाद शेन का रूम बहुत ज्यादा डार्क और एक खामोशी से छा जाती है। उसके बाद शेन उसके हाथ को आगे की तरफ करता है और उसी शैडो को जो जंगल के अंदर भाग गया था उससे बुलाता है। वो शैडो यहाँ पर आने की बाद शेन उससे कहता है तुमने क्या देखा है मुझे दिखाओ। वो शैडो भी शेन के सामने प्रोजेक्टर की तरफ बन जाता है और उसने क्या क्या दिखा है वो शेन को दिखाने लगता है और ये शैडो भी दरअसल शेन का एक सामने था। इस शैडो के मदद से इस शैडो अगर कुछ भी देखता है शेन उसे बाद में देख पाएगा और शेन को जब यूजिन और ब्लैक क्लो के सारे प्लानिंग के बारे में मालूम चल जाता है तब शेन सोचता है वो जाके ही उन लोगों को मार दे, लेकिन शेन खुद को रोक लेता है और सोचता है उसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस बात को सोचती है वो घर से बाहर की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है फाइनली उन लोगों के मदद का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और शेन को एक स्केलेटन को समन करते हुए दिखाया जाता है। शेन पहले जो बात कर रहा था मुझे तुम लोगों का मदद चाहिए, असल में शेन इस मुरीन वर्ल्ड के जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के बारे में उसे पता है
उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें वो फिर से जिंदा करने आ रहा है। शेन ने अभी जिस स्केलेटन को समन किया था उसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा था, उसका सारा स्टैट 200 से भी ज्यादा था। ये स्केलेटन एक जीनत लेवल के मार्शल आर्टिस्ट जैसा पावरफुल था। शेन ये पर एक्सप्लेन करता है उसके पास लाइफ में इतना कम लेवल और कम स्टेटस के साथ वो कभी भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटन को समन नहीं कर सकता था, लेकिन इस दुनिया में की के पावर होने के नाते वो की के पावर को यूज करके ऐसे स्केलेटन को समन कर सकता है। उसके साथ साथ उसने लाइब्रेरी के अंदर से जो टेना जनरल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के किताब को फाइंड किया था उसके मदद से वो की को भी बहुत ही जल्दी जल्दी फुलफिल कर सकता है। अब शेन उसके स्टेटस को देखने लगता है जहाँ पर शेन का लेवल 22 हो चुका था। उसके साथ साथ उसका सारा का सारा स्टेट 150 से भी आगे बढ़ चुका था। शेन यहाँ पर बताता है वो फाइनली एक लोअर जीनत लेवल के मार्शल आर्टिस्ट जितना पावरफुल हो चुका है। अब यहाँ से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन कुछ घंटों ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो ग्रेप मिल चुका था जो सबसे अलग था, जिसके अंदर से ब्राइट ऑरा बाहर आ रही थी। उसके नेम प्लेट में जब देखा जाता है उसमें लिखा था मिस्टर ऊन। ये असल में वही पर्सन है जिसने ऊन क्लैन को एस्टेब्लिश किया था, जिसे हर कोई गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानता था। शेन उस ग्रेव की तरफ अपने हाथ करते हुए कहता है जागो, और उसके बॉडी के अंदर से ऑरा बाहर निकल के उस ग्रेव के अंदर घुसने लगता है। वो ग्रेव भी बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है। ऐसे कुछ देर बीत जाता है लेकिन कोई भी स्केलेटन समन नहीं होता। शेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है असल में उसका नेक्रोमेंसर स्किल का लेवल उतना भी हाई नहीं है कि वो इस स्केलेटन को समन कर सके। और शेन को जब पता चलता है इस स्केलेटन को समन करने के लिए जिस लेवल का जरूरत है वो भी अननोन है। इस बात को पता चलने के बाद शेन हैरान होता है और सोचने लगता है क्या ये स्केलेटन उसके दुनिया के इस रंग हंटर जितना पावरफुल है। उसके दिमाग के अंदर ऐसे ही बात चला था। शेन के हाथ में कोई भी रास्ता ना होने से वो ऐसे जाने लगता है। जाते हुए सोचता है उसके पास जितना भी जीनत लेवल के स्केलेटन है उसके साथ ही वो ब्लड ग्लो को फेस कर लेगा। तभी अचानक से शेन के पीछे उस ग्रेव के अंदर बहुत तेज रोशनी ग्लो करने लगती है। शेन हैरानी से जब पीछे की तरफ मुड़ के देखता है उस ग्रेव के ऊपर बहुत ही बड़ा एक रेड समनिंग स्पेल था। शेन इस बात से हैरान हो ही रहा था तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है असल में स्केलेटन खुद बे खुद ही खुद की इच्छा से तुम्हें फॉलो करना चाहती है। इस बात को सोचते सोचते उस ग्रेव के ऊपर बहुत तेज रोशनी ग्लो करती है। उस ग्रेव के ऊपर एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कूल पोज के साथ अपने स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ था। उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग ऑरा बाहर आ रही थी। तभी शेन उस स्केलेटन के स्टेटस को चेक करने लगता है। उसका सारे के सारे स्टेटस 200 से भी ज्यादा था। उसके साथ साथ उसका की पॉइंट भी 5000 से भी ज्यादा था। तभी शेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है असल में शेन का नेक्रोमेंसर का स्किल बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए इस स्केलेटन का लेवल बहुत ज्यादा डिस इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद भी ये स्केलेटन शेन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी वो स्केलेटन उसके ग्रेव से उठ के शेन की तरफ बढ़ने लगता है। उस स्केलेटन को शेन उसके तरफ आते हुए देख के डर भी चुका था, घबरा भी चुका था। लेकिन शेन जब उस स्केलेटन के आंखों की तरफ देखता है उसे ऐसा लगता है ये स्केलेटन उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा। तभी वो स्केलेटन शेन के और भी पास आता है और उसके बॉडी के ऊपर हाथ रखता है। इससे शेन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके बॉडी के अंदर वो स्केलेटन बहुत ही ज्यादा एनर्जी को फ्लो कर रहा है। शेन समझ जाता है ये स्केलेटन उसके साथ कुछ करना चाह रहा है। तभी शेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है तुम्हारा सामने वाला स्केलेटन तुम्हें 12 गॉड ऑफ द थंडर क्लाउड स्वॉर्ड के स्किल को पास डाउन करना चाहता है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? शेन भी हंसते हुए उस स्किल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है ब्लड क्लो और उसके टीम को दिखाया जाता है। वो लोग जंगल में भागते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी ब्लड क्लो रुक जाता है उसके टीम को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। उनके साथ जिम्बी भी आई थी। जिम्बी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो यहाँ पर कहता है मैं शेन की मौत देखने के लिए बहुत ही ज्यादा तरस रही हूँ, इसलिए उसके एक अंडरलिंग को पीटने लगती है और पीटती हुई उसे जल्दी से मूव करने के लिए कहता है। तभी ब्लैक क्लो उसे समझाते हुए कहता है अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो जहाँ पर हमें फाइट करना है वहाँ पर हम प्रॉपर फाइट को नहीं कर पाएंगे। ये सुन के जिम्बी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है उस वीक शेन को मारने के लिए तुम्हें कितना एनर्जी का जरूरत है, ब्लड क्लो तुम पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। ये सुन के ब्लड क्लो गुस्सा हो जाता है। ब्लड क्लो के गुस्सा को देख के जिम्बी भी डर रही थी, लेकिन ब्लड क्लो जिम्बी के ऑर्डर को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसके सारे टीम को फिर से मूव करने के लिए कहता है। ब्लड क्लो के ऐसा बात सुन के उसका टीम बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उन्हें बिना रिस्क के फिर से मूव करना था। तभी अचानक से हर किसी को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी फील होती है। ब्लड क्लो भी जिम्बे के प्रोटेक्शन में आ जाती है। तभी अचानक से कहीं से एक हड्डी के बना हुआ स्पेयर आता है और ब्लड क्लो के टीम मेंबर की बॉडी के अंदर घुस जाता है। उसका बॉडी शेक होने लगता है
और उसका मौत वहीं पर ही हो जाता है। किसी को भी कुछ भी समझ में आता उससे पहले ही उनके तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में वो स्पैरो शूट होने लगता है। ब्लड क्लोज के क्रो के साथ बहुत सारे स्पैरो को डिप्लेक्ट करते हुए जिम्बी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके टीममेट खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस बात से ब्लड क्लो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उन्हें डांटते हुए कहता है, इडियट्स, तुम्हारे अंदर अकल नाम के कोई भी चीज से इस अटैक को डॉज करने की जगह में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो और खुद के स्वॉर्ड के साथ इन अटैक को रोक दो। ब्लड क्लो के इस इंस्ट्रक्शन को पाने के बाद उसके सारे के सारे टीममेट अपने स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को रोकने लगता है। इस अटैक को खत्म होने के बाद ब्लड क्लो के आधे से भी ज्यादा टीममेट घायल था, इसलिए ब्लड क्लो बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से के साथ कहता है, तुम जो भी हो, इतना ज्यादा डर्टी ट्रिक को खेलने की जगह पे बाहर आओ। अब शेन फाइनली अपने आप को रिवील करता है। शेन को यहाँ पर देख के ब्लड क्लो बहुत ही हैरान था। शेन यहाँ पर बताता है, ये जो तुम छुप छुप के जाके मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, ये डर्टी ट्रिक नहीं है। उसके साथ साथ शेन ये भी बताता है, अगर ब्लड क्लो मास्क पहन के आएगा तो उसे पहचान नहीं पाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारे टीम के सबसे पीछे तुम्हारे यंग मिस जिम्बी है। शेन के ऐसा बात सुन के ब्लड क्लो इस बात को घुमाने का कोशिश करता है और शेन से बताता है, हम सीक्रेट जंगल के अंदर इसीलिए आए क्योंकि हम एक सीक्रेट मिशन पे आए। ये सुन के शेन कहता है, तुम्हारा वो सीक्रेट मिशन जरूर मुझे मारने का होगा। शेन की ऐसा बात सुन के जिम्बे ब्लड क्लो से बताती है, जरूर यूजिन ने हमारे साथ बिट्रे कर दिया होगा, वो इस बारे में शेन को सब कुछ बता चुका होगा। ये सुन के ब्लड क्लो सोचने लगता है, यूजिन ने जरूर उनसे धोखा दे दिया होगा और शेन के साथ हाथ मिला के मुझे और हमारी यंग मिस को मारने का कोशिश कर रहा है। इस बात को सोचती हो चारों तरफ स्कैन करता है। स्कैन करने से उसे पता चलता है यहाँ पर शेन के अलावा और कोई भी नहीं है। ये बात पता चलने की बाद ब्लड क्लो सोचने लगता है, शेन जरूर यहाँ पर पागल हो चुका होगा, नहीं तो इस प्लेस में वो अकेला क्या कर रहा है। पहले जो अटैक हुआ था उससे शेन जरूर पहले से प्रिपेयर करके रखा था। इस बात को सोचती है ब्लड क्लो फुल और से उभरने लगता है। उभरती हुई उसके पूरे के पूरे टीममेट से कहता है, उन्हें शेन के ऊपर हमला करके शेन को खत्म कर देना है। ब्लड क्लो के ऐसा बात सुन के शेन एक्साइटेड हो जाता है और ब्लड क्लो के पूरे टीम शेन के ऊपर हमला कर देता है। इसलिए शेन उसके बोन स्पैरो स्किल को ऑन करता है और उन लोगों की तरफ बहुत सारे बोन स्पैरो शूट होने लगता है। इससे बहुत लोग मर रहे थे और बहुत लोग घायल भी। हर किसी के फेस में एक डर का छाव बैठ चुका था। वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। डरते हुए कहता है, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं, एक डिमोनिक स्किल है। शेन उन लोगों को डरते हुए देख के और भी डराने लगता है। उन लोगों से कहता है, मैंने अभी शुरू कहा किया है, तुम लोग डर रहे हो। लेकिन अंदर भी अंदर शेन को भी इस स्किल को मेंटेन करने में तकलीफ हो रहा था, क्योंकि बोन स्पैरो एक बी रैंक का स्किल है। इसे मेंटेन करने के लिए शेन को भी बहुत ज्यादा अमाउंट में माना का जरूरत पड़ता है। इसके बाद ब्लड क्लो को दिखाया जाता है, ब्लड क्लो उसके एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। इससे शेन के सारे बोन स्पेयर उनसे डिप्लेक्ट होकर दूर चला जाता है और फाइनली शेन का बोन स्पेयर रुक भी जाता है। और बोन स्पेयर रुकने के बाद ब्लड क्लो उसके टीममेट से कहता है, शेन को ऐसा चीज स्किल को भी मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं श्योर हूँ इसके बाद फिर से शेन इस स्किल को यूज नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद ब्लड क्लो की टीम फुल ऑफ एनर्जी से भर जाता है और फिर से शेन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। उन लोगों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख के शेन उन लोगों से कहता है, तुम्हें इस बात को किसने कहा है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। इस बात को कहते हुए शेन उसके हाथ को आगे की तरफ करता है और कहता है, जागो। दूसरी तरफ हमें उन सोल्जर्स को ही दिखाया जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उनके आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसे देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि शेन ने उसके स्केलेटन सोल्जर को समन कर लिया था, जिनके आंखों को देख के ब्लड क्लो के एक सोल्जर डरते हुए कहता है, एक डिमोनिक आर्ट है, अब हम नहीं बचेंगे। शेन भी उस स्केलेटन के पीछे अपने हाथ को बंद करके खड़ा हुआ था। उसके बाद ब्लड क्लो को दिखाया जाता है। ब्लड क्लो शेन का ऐसा स्किल देख के डर रहा था और वो यहाँ पर कहता है, वो इतना दिन से किलर का काम कर रहा है लेकिन उसने अभी भी कभी तक ऐसा स्किल नहीं देखा। शेन के साथ जितना भी स्केलेटन सोल्जर खड़ा है, हर एक स्केलेटन सोल्जर इस मुरीन वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट जितना पावरफुल है। इस चीज को समझने के बाद भी ब्लड क्लो उसके टीममेट को मार देता है और उन लोगों से कहता है, जो भी इस फाइट से अपने पीठ दिखा के भाग जाएगा उसे ब्लड क्लो अपने हाथ से ही मार देगा। ये बात समझने के बाद उसके फुल टीममेट शेन के टीम के ऊपर झपट पड़ता है। इसके जवाब में स्केलेटन सोल्जर भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ शेन इस फाइट को देखते हुए कहता है, अगर वो लोग अपनी मौत को चूज कर रहा है तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को कहते हुए उसके पास में जो तीरंदाज था उसे शूट करने के लिए कहता है और ब्लड क्लो भी इस फाइट को देख रहा था। इस फाइट को देखते हुए ब्लड क्लो समझ जाता है, शेन का जितना भी स्केलेटन सोल्जर है हर एक जीनियस लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए उसका कोई भी सोल्जर उन लोगों के सामने टिक नहीं सकता है। इस सारे के सारे सिचुएशन को शेन ही कंट्रोल कर रहा है। अगर वो शेन के ऊपर हमला करके उसे मार देता है तो सारे के सारे सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ जाएगा। इस बात को सोचते हुए सीधा शेन के ऊपर हमला कर देता है। ब्लड क्लो के अटैक जस्ट
शेन के ऊपर हिट होने आला ही था तभी यहाँ पर कोई अटैक करता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा दमदार था, इससे मिट्टी के अंदर भी क्रैक आ जाती है। ये और कोई नहीं, फर्स्ट क्लान लीडर था। ब्लैक क्लो यहाँ पर समझ जाता है शेन यहाँ पर डिफेंसलेसली इसीलिए खड़ा था क्योंकि उसके पास एक प्लान था ब्लैक क्लो के ट्रैप में डालने का। ब्लैक क्लो भी यहाँ पर आके उसके ट्रैप में फंस चुका है। चारों तरफ से ब्लैक क्लो को बहुत सारे स्केलेटन घेर लेता है और उनके उनके नाइफ स्वॉर्ड को ब्लैक क्लो के अंदर घुसा देता है। ब्लैक क्लो शेन को देख के समझ जाता है शेन असल में डीमन का रिकॉग्निशन है। लेकिन इतना सब के बाद भी ब्लैक क्लो एक बात से प्राउड फील कर रहा था, वो जिन लोगों के हाथ से मर रहा है वो इस मुडीन वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के अंदर एक है। उसके बाद ब्लैक क्लो यहीं पर ही मर जाता है। ब्लैक क्लो के साथ साथ ब्लैक क्लो का फुल एसोसिएशन ग्रुप यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसलिए शेन भी ब्लैक क्लो के साथ साथ उसके एसोसिएशन ग्रुप को उसके स्केलेटन सोल्जर के अंदर ऐड कर लेता है। इसके बाद शेन यहाँ से मूव करने लगता है और जिम्बी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जिम्बी के मुंह से उसके मास्क को हटाती है। जिम्बी शेन को देख के बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए रोती हुई शेन से कहती है, असल में मुझे यूजिन और ब्लैक क्लो ने माइंड वॉश किया था, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हें मारने के बारे में सोच ही नहीं सकती। अगर तुम चाहते हो तो मैं इन सब के बाद हम लोग फिर से एक साथ रह सकते। और शेन भी जिम्बी का इतना ज्यादा अच्छे एक्टिंग स्किल को देख के सोचने लगता है, अगर जिम्बी का जन्म अर्थ में होता तो जिम्बी कोरिया का टॉप 1 एक्टर्स के अंदर एक होती। तभी जिम्बी मौका देख के उसके हाथ में एक हिडन वेपन लगी हुई थी, उससे कुछ जहर शेन के फेस के ऊपर फेंक देता है और शेन से कहती है, मोटा पीक तुम क्या सोच सकते हो, मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी, अब मरो। लेकिन तभी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है। उस जहर से शेन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि शेन एक नेक्रोमेंसर था। शेन उस जहर को अपनी उंगली से ही अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और उसी जहर को जिम्बी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। इससे जिम्बी के बॉडी धीरे धीरे कांपने लगती है। जिम्बी के बॉडी काला होते हुए जिम्बी नीचे गिर जाती है और उसका बॉडी इवेंचुअली मेल्ट भी होती लगती है। ऐसे ही जिम्बी का मौत वहीं पर ही हो जाती है। शेन भी यहाँ पर एक नेम प्लेट को फेंक के यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए कहता है, अगला नंबर तुम्हारा यूजिन। अब शेन यूजिन को कैसे मारेगा इस बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि यही पर ही हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। और ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। इससे पहले भी मैंने कुछ माना को एक्सप्लेन किया हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। इसलिए जाओ और उन मानों को देख के एंजॉय करो।